हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक पैलियोमैग्नेटिज्म, पोलर वांडरिंग एंड रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं क्या, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ओके, तो ये हमारे जो भी टॉपिक हैं वो सारे कवर अप होने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी तो प्लेट टेक्टोनिक समझना हमारे लिए, जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो पैलियोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी एंड कुछ चीज़ें थी जो बाकी रह गई थी। ठीक है, जैसे कि पैलियोमैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था कि ये एग्जैक्टली क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया था। एंड पैलियोमैग्नेटिज्म जो है, मतलब जो भी इसका प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है ये भी क्लियर था। ठीक है, जो बाकी रह गया था वो था पोलर वांडरिंग एंड रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम पैलियोमैग्नेटिज्म से ही स्टार्ट करने वाले हैं और अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो, पैलियोमैग्नेटिज्म समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो भी चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, और ये हमारा कोर है। ओके, देखो ये हमारा अर्थ सरफेस का जो इंटीरियर पार्ट होता है, ये अर्थ सरफेस है और ये इसका इंटीरियर पार्ट है, कोर है। ओके, तो जब भी हमारे नीचे ये जो कोर है, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ये सबको पता होता है, बहुत सारे सबस्टांसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो जब ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये बाहर निकलने लगते हैं। और जब ये बाहर निकलते हैं मैग्मा के रूप में, लावा के रूप में, तो क्या होता है, ये बाहर निकल करके सॉलिडिफाई होना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये अंदर में तो लिक्विड मटेरियल में होते हैं, तो ये बाहर आकर के जब सॉलिडिफाई होते हैं तो इस टाइम में, ओके, जिस टाइम ये सॉलिडिफाई हो रहे होते हैं तो इस टाइम में हमारे अर्थ का जो भी मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, वो इसमें क्या हो जाता है, प्रिजर्व्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये लिक्विड आया और ये क्या हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, तो ये रॉक में होगा सॉलिडिफाई। और इस टाइम में जो भी हमारा मैग्नेटिज्म होगा अर्थ का, ठीक है, जैसे कि इसमें से आयरन कंटेंट्स वगैरह निकलते हैं, हमारे मटेरियल्स क्या होते हैं, आयरन वगैरह होते हैं इसमें, और आयरन क्या होता है, मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आयरन का साउथ पार्ट और जो हमारा मैग्नेट है उसका साउथ पार्ट अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है, नॉर्थ पार्ट को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो जो हमारे आयरन कंटेंट्स मटेरियल्स इधर सॉलिडिफाई हो रहे होते हैं, तो अर्थ का इस टाइम में जो भी मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, जैसे कि अर्थ का मैग्नेटिज्म इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रिजर्व्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नॉर्थ रहेगा इस वाले रॉक में और इधर क्या होगा, साउथ होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। और जो इस रॉक में ये सारी चीज़ें प्रिजर्व्ड होती हैं, ये जो मैग्नेटिज्म प्रिजर्व्ड होता है, इसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको, आई होप आ गया होगा। और एक चीज़ और जान लो, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये जो सॉलिडिफिकेशन होता है हमारे लिक्विड मटेरियल्स का, लिक्विड सबस्टांसेस का, लावाज का, वो कब होता है, जब हमारा टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है। इसको हम क्यूरी पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी पॉइंट। और जब हमारा टेम्परेचर क्यूरी पॉइंट के बिलो होता है तब क्या होता है, हमारे जो भी मटेरियल्स हैं वो सॉलिडिफाई होते हैं। ओके, समझ में आ गया ये हमारा। अब देखो, अब हमें आगे क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है पोलर वांडरिंग। ओके, अब ये क्यों पढ़ना है भाई, तो देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि एक ये हमारा हो गया, ठीक है, रॉक, ये एक हो गया रॉक और ये हो गया रॉक। ओके, अभी अगर हम पढ़ें तो ये अगर एक टाइम पीरियड की बात करें तो इस टाइम में इसका जो प्रिजर्वेशन है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का, इधर नॉर्थ है। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद देखा गया, मतलब हम बोल सकते हैं कि कुछ ईयर्स, कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जब इसकी स्टडी करी गई तो पता किया गया कि और भी बहुत सारे रॉक्स हैं जिनका किधर है, इधर है नॉर्थ, इधर है नॉर्थ। ठीक है, मतलब ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो पोल है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। हम यही बोल सकते हैं इधर कि ये हमारा अगर अर्थ है और अभी नॉर्थ साइड इसका इधर है, ठीक है, उसके बाद हमें कुछ सालों बाद इधर दिखता है, कभी इधर दिखता है, तो हम इसका क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो पोल है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है, दूसरी चीज़ भी हो सकती है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इस पे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखो समझो कैसे, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंसान बनाते हैं। ठीक है, ये कोई और है, मान लो ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, तो ये इसका फेस इस तरफ है, ये चेहरा और ये चेहरा, ओके, दोनों का एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, अगर अब जो है इसका पीठ आपकी तरफ कैसे आ सकता है, या तो ये खुद घूमेगा तब आपकी तरफ आ सकता है, या फिर आप घूम करके इसके पीठ की तरफ जाओ, ठीक है, तब आ सकता है इसका। तो क्या कहने का मतलब है
कि ये हमारा अगर अर्थ है और यहाँ पे हमारा नॉर्थ है, ठीक है, और ये कॉन्टिनेंट है, ओके। तो इधर नॉर्थ का पार्ट है, तो ये जो नॉर्थ का पार्ट है वो इधर कब आ सकता है? तो जब हमारा कॉन्टिनेंट है वो मूव करेगा, जैसे कि ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये मूव करके अगर इधर चला जाएगा तो हमारे कॉन्टिनेंट पे क्या है, नॉर्थ पार्ट इधर आ गया ना। तो बस वही चीज़ है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि ये खुद जो है पोल वही मूव करके इधर आ गया होगा, या फिर ये मूव करके इधर गया होगा। समझ में आ गया होगा आई होप सबको कि क्या है ये, ठीक है। तो देखो ये जो थ्योरी है ये दोनों पोलर वांडरिंग में, कि या तो पोल मूव कर रहा है या फिर कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें प्रूफ क्या हुआ है? तो प्रूफ ये हुआ है कि हमारे कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, हमारे पोल्स मूव नहीं करते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट की वजह से ही हमें पोल्स अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, और जो पोल्स का जो घूमना होता है, ठीक है, उसका मूवमेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पोलर वांडरिंग, ठीक है। समझ में आ गया कि पोल का मूवमेंट कैसे होता है? वो कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है ऐसा कि हमारे पोल्स मूव कर रहे हैं, एक्चुअल में पोल्स मूव नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर यहाँ तक हमारा, ओके। और ये जो है पोल की जो मूवमेंट हमारी, ये जो कॉन्टिनेंट मूवमेंट की बात हो रही है, इसके साथ साथ हमारी एक चीज़ है, जो हमारे वेगनर्स थे, ठीक है, उनकी एक थ्योरी थी, पैंगियन थ्योरी, जिसमें था कि हमारा ये अर्थ है और इस पर जो भी हमारे कॉन्टिनेंट है एक बार सब साथ में थे, ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये अलग होने लगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मूवमेंट की वजह से ये अलग हो रहा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से अलग हो रहा है। तो ये थ्योरी भी यहाँ पे प्रूफ हो जाती है कि कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, और इनका जो ड्रिफ्टिंग था, जो पैंगियन थ्योरी था वैगनर्स का, वो भी यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो मूव कर रहे थे, ओके। ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद हमारा रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहने का मतलब है कि यही चीज़ है, सेम चीज़ है कि नॉर्थ कभी इधर था, ठीक है, मतलब ये हमारा अर्थ है, तो नॉर्थ कभी था, उसके बाद कभी क्या हो गया, साउथ हो गया, मतलब कि रिवर्स्ड हो गया, ओके। ये नॉर्थ यहाँ था तो ये चल करके कहाँ आ गया, यहाँ हो गया। तो हमें पता चले कि कॉन्टिनेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो रिवर्सल पोलैरिटी हो गई। एक तो नॉर्मल हो गई कि जब हमारा ये निकलेगा तो इस टाइम में हमारा अगर इधर नॉर्थ है तो उधर मैग्नेटाइज हो गया, और धीरे धीरे जब कॉन्टिनेंट चेंज करेगा तो उसके साथ साथ ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो भी क्या करेगा, चेंज करके क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि जब कॉन्टिनेंट मूव करेगा, और अभी हमारा नॉर्थ साइड इधर है, ठीक है, तो अभी मैग्नेटाइज होकर के इधर हुआ है, जब ये कॉन्टिनेंट मूव करेगा तो ये नॉर्थ डायरेक्शन इधर आएगा, तो ये भी क्या है, मूव करके इधर आ जाएगा ना रॉक्स, ठीक है। तो यही चीज़ है, सेम चीज़, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर के भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब और आता है वो क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हमने बस एक पेज में ऐसे ही कवर कर लिया, बिना किसी पॉइंट को हमने नहीं कवर करा है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखा हुआ है नोट्स में, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर चेक कर लेना, ठीक है। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए हम पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं, ओके। तो पॉइंट वाइज के लिए हमारे पास नोट्स है, वो हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे पास सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए, ओके। ये देखो, ये हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ओके। फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर हैरी हेज ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1960। ये याद रखना ज़रूरी है कि इसको प्रोपाउंड किसने किया था, प्रोफेसर हैरी हेज ने, जो कि कहाँ के प्रोफेसर थे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, इन द ईयर ऑफ 1960, ओके। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए देखो ये बनाया हुआ है हमारा, ओके। तो ये हमारा स्थेनोस्फेयर है, ठीक है, और यहाँ से ये जो मैग्मा है हमारे, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये जो हमारे ओशियनिक क्रस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो साइड होने लगा। ऐसे तो एकदम एक दूसरे से सटे हुए होंगे, मतलब कि कॉन्टिनेंटल ये ऐसे एक होगा, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट हमारे एक ही होंगे, लेकिन जैसे जैसे मैग्मा का फोर्स ऐसे ऊपर लगते जाएगा, ये क्या होंगे, थोड़ा सा ऐसे होंगे, फिर धीरे धीरे करके ये दोनों अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो देख लो इसको, ये हमारा लिथोस्फेयर है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये जो हमारा मैग्मा है वो जब बाहर आएगा, सॉलिडिफाई होगा, तो क्या होगा, ये न्यूअर क्रस्ट बनेगा, ठीक है। ये मिड ओशियनिक रिज है हमारा, और ये जो हमारे ओशियनिक क्रस्ट हैं जो पुराने हो चुके हैं, ठीक है, न्यूअर क्रस्ट बनेगा तो ये साइड होगा, और ये ओशियनिक क्रस्ट जो पुराने होते जाएंगे वो धीरे धीरे इधर आते जाएंगे, ठीक है। अब इधर आकर के कहाँ जाएंगे, तो वो ट्रेंच में जाएंगे, और वहाँ पे क्या होंगे, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ जाकर के ऊपर सॉलिडिफाई हो रहा है, और ये इधर से आकर के क्या हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज होने लगेंगे, हॉट होकर के लावा में वो वापस से चेंज होंगे, ठीक है, तभी जाकर के ये बैलेंस बना रहता है। अब आगे देखो हमारे पास क्या है, The mid-oceanic ridges were situated on the rising thermal convection currents coming up from the mantle। जो mid-oceanic ridges कहाँ होते हैं situated, तो जहाँ पे थर्मल कॉन्वेक्शन करंट्स राइज होते हैं, ठीक है। थर्मल
कॉन्वेक्शन करंट्स आपको पता होगा कि क्या होता है, 11th में भी आपने पढ़ा होगा, और नहीं पता होगा तो आप देख लो कि जैसे कॉन्वेक्शन करंट्स वाटर को लेकर के भी होता है, वाटर में बताया जाता है। जैसे ये वाटर हमारा, अगर हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, इसको हम अगर हीट कर रहे हैं तो नीचे का पानी गर्म हो जाएगा पहले, ठीक है, और नीचे का पानी गर्म होगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, और यही जो हमारा प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं कॉन्वेक्शन करंट्स, ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्शन करंट्स आता है। कमिंग अप फ्रॉम द मेंटल, अब जहाँ पे कॉन्वेक्शन करंट्स आ रहा है मेंटल से, ठीक है, जैसे कि ये हमारा मेंटल पार्ट है, ओके, अब जहाँ पे कॉन्वेक्शन करंट्स मतलब जहाँ पे लावास बहुत ज़्यादा हीट होने लगेंगे वहाँ पे क्या होगा, ये मिड ओशनिक रीजेस सिचुएटेड होंगे, मतलब वहीं पे क्या होगा, ये नए जो मैग्माज है वो ऊपर आएंगे और नए जो क्रस्ट है हमारे वो बनेंगे, ठीक है, समझ में आ गया सबको। The oceanic crust moves in opposite direction from mid-oceanic ridges and thus there is continuous upwelling of new molten materials along the mid-oceanic ridges and new crust were formed। देखो होता क्या exactly कि जो हमारे oceanic crust हैं, ओके, वो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। जब हमारा मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और न्यूअर क्रस्ट फॉर्म्ड होता है, ठीक है, मोल्टन मटेरियल सॉलिडिफाई होते हैं और न्यूअर क्रस्ट में चेंज हो जाते हैं। कहाँ पे, मिड ओशनिक रीजेस से निकलते हैं ये सारे, ठीक है, मिड ओशनिक रीजेस में ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। दिस न्यू क्रस्ट पुशेस द क्रस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये तो हम 2-3 बार देख चुके हैं कि न्यू क्रस्ट जो क्या करता है, जो हमारा ओल्डर क्रस्ट होता है, ओल्डर ओशियनिक क्रस्ट, उनको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ओके, sea floor spreads along the mid-oceanic ridges and the expanding crusts are destroyed along the oceanic trenches। अब देखो जो sea floor spreading है, ओके, सी फ्लोर स्प्रेड्स करता है मिड ओशनिक रीजेस की तरफ, ठीक है, जैसे कि हमारा मिड ओशनिक रीज हो गया, अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होगा, इधर होगा, इधर होगा, ठीक है, और धीरे धीरे जो हमारे जो क्रस्ट होंगे वो क्या होंगे, वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे ट्रेंचेस में, जो हमारे ओशनिक ट्रेंचेस होंगे वहाँ पे डिस्ट्रॉय होंगे, ओके। देखो ऐसे हमारा निकलता है, ओके, अब हम कैसे देखने वाले हैं, देखो ये हमारा ऐसे मैग्मा आया, ठीक है, नया क्रस्ट फॉर्म हुआ, ये अब जो ओल्डर क्रस्ट है वो किधर जाएगा, वो इधर जाएगा, अब इधर जाकर के इधर ट्रेंच में क्या होगा, यहाँ पे जो इसका बहुत ज़्यादा ये हॉट होगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा और जो यहाँ का क्रस्ट होगा ऐसे ऊपर की तरफ आएगा और ये नीचे की तरफ ऐसे जाता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिके होते रहेगा, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये सबस्टांस जो हमारा ओल्डर क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय होगा और इधर क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, इन सब की वजह से। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास है कुछ एविडेंसेस जो कि हमारे सी फ्लोर स्प्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं, ओके। तो ओशनिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर दैन कॉन्टिनेंटल रॉक्स। अब देखो एक चीज़ और है कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल रॉक्स हमें मिले हैं, जो हमने स्टडी करी है, इनका जो एज की स्टडी है उससे हमें पता चलता है कि जो ओशनिक क्रस्ट हैं वो यंगर है, किससे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एज ऑफ रॉक्स इन द ओशनिक क्रस्ट, जो ओशनिक क्रस्ट है उनके एजेस अप्रॉक्स कितने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मतलब हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल रॉक है वो कितने हैं, 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो सिंपल है कि ये हमारा क्या होगा, यंगर होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमेशा बनते रहता है, ठीक है। एज ऑफ ओशनिक फ्लोर, जब हम ओशनिक फ्लोर की स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो होते रहता है। कैसे पता चलता है, तो जैसे कि ये हमारा सी फ्लोर है, ठीक है, अब हमने इन सब की जब स्टडी करी तो हमें पता चला कि इसका एज ग्रुप कुछ और है, इसका एज कुछ और है, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चलता है, मतलब ये हमारा नया बना हुआ है, इसका मतलब एज इससे जब भी होगा कम होगा, और ये पुराना हो गया तो इसका एज ज़्यादा होगा। तो अब जब ये पता चल रहा है कि ये कम एज का है, ये ज़्यादा एज का है, और इधर जो होगा वो उससे भी ज़्यादा एज का होगा, मतलब कि नए क्रस्ट हमेशा फॉर्म्ड हो रहे हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये एविडेंसेस इसको सपोर्ट करते हैं, जो एज है वो इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अल्टरनेट स्ट्रिप्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव मैग्नेटिक anomalies are found on either side of the mid oceanic ridges, ठीक है। जो अल्टरनेट स्ट्रिप्स हैं पॉजिटिव और निगेटिव मैग्नेटिक एनोमैलिस को, वो फाउंड होते हैं कहाँ पे, साइड ऑफ मिड ओशियनिक रीजेस, मतलब ये हमारा मिड ओशियनिक रीज है ये, तो इसके साइड में हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव मैग्नेटिक एनोमैलिस फाइंड होते हैं। अब देखो पॉजिटिव और निगेटिव मैग्नेटिक एनोमैलिस कहने का क्या मतलब है, कौन होते होंगे ये, पॉजिटिव कौन होता होगा, निगेटिव कौन होता होगा। तो इधर मैंने लिख दिया है कि जो भी रॉक्स नॉर्मल जियोमैग्नेटिक फील्ड की तरफ बनते हैं, मतलब जिस टाइम में नॉर्मल जियोमैग्नेटिक होता है उस तरफ जब ये बनते हैं रॉक्स, जब
क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव मैग्नेटिक एनोमलीज होता है। जैसे कि देखो अभी नॉर्थ है, ठीक है, और साउथ है, जियोमैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, नॉर्थ एंड साउथ है, और इस टाइम में जो बना, जो भी हमारे लावाज ऊपर आया और जब सॉलिडिफाई होकर के क्रस्ट बना तो क्या होगा, इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव है हमारा। और जिस टाइम में क्या होता है, रॉक्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिवर्स पोलैरिटी डिनोट निगेटिव मैग्नेटिक एनोमलीज, ठीक है। तो जब ये रिवर्स्ड होता है, जैसे कि हमारा कॉन्टिनेंट मूव किया और ये जो नॉर्थ है इधर आ गया और साउथ इधर आ गया, और इस टाइम में जब बनेंगे हमारे क्रस्ट, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे निगेटिव मैग्नेटिक एनोमलीज, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको, इधर देखो, अगर नहीं आया होगा तो इसको देख करके समझ लो, ये हमारा क्या है, लीनियर मैग्नेटिक एनोमली पैटर्न, ठीक है, ये लीनियर मैग्नेटिक है। ये देखो नॉर्थ अभी नॉर्मल का बता रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब जो हमारे इससे पहले बने हुए होंगे, कुछ मतलब बहुत साल पहले का होता है, ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले 2 साल पहले ही बन जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो अगर हम यहाँ का देखें तो ये हमारा पता चलता है कि ये साउथ है, उसके बाद जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि नॉर्थ है, इसके बाद देखते हैं तो पता चलता है साउथ है, और सेम चीज़ इधर होगा, मतलब ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ठीक है। मतलब जो एज इसका होगा वो एज इसका होगा, जो एज इसका होगा वो एज इसका होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइम पे ये दोनों बन रहे हैं, ये दोनों एक टाइम पे बने थे, ठीक है। तो ये क्या हमारा बताता है, ये बताता है हमारा कि ये नॉर्थ है, मतलब कि ये जियोमैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है, ठीक है, तो ये नॉर्थ है। और जब क्या होता है, ये रिवर्स्ड हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये साउथ में चेंज हो जाता है। मतलब कॉन्टिनेंट अगर रिवर्स्ड करेगा, मैंने कॉन्टिनेंट वाला समझा दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ, ये कॉन्टिनेंट है हमारा, ठीक है। और नॉर्मल क्या हमारा, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, जब ये कॉन्टिनेंट मूव करके ये साउथ वाला इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है, मूव करके, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। तो रिवर्स्ड जब होता है तो क्या होता है, निगेटिव मैग्नेटिक एनोमलीज होते हैं, ओके। ये समझ में आ गया सबको। इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेड एज इट इज टुडे एंड मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स्ड, ये जो हमारा जो भरा हुआ नहीं है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स्ड है, और जो भरा हुआ है वो क्या है, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, द डेटिंग ऑफ द मैग्नेटिक strips formed up to 4.5 million years before present has been completed on the basis of information obtained from the survey of paleomagnetism of the seafloor of different oceans, ठीक है। तो जो डेटिंग की गई है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स की, जो कि कब बने हैं, 4.5 मिलियन ईयर्स बिफोर, आज से 4.5 मिलियन ईयर्स पहले जो भी हमारे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स बने हैं, ठीक है, उनका जो बनाया गया है, डेटिंग जो की गई है वो किस चीज़ के इन्फॉर्मेशन पे, तो पैलियोमैग्नेटिज्म का जो सर्वे हुआ है, ठीक है, सीफ्लोर्स ऑफ डिफरेंट ओशंस के जो सीफ्लोर्स हैं उन पे जब पैलियोमैग्नेटिज्म का सर्वे हुआ, ठीक है, उसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारी डेटिंग करी गई है, ठीक है। मतलब डेट्स निकाले गए हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के कि ये कब बने हैं, ओके, ये चीज़ हमारा हो गया। और ये भी है हमारा कि जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, उसी के बेसिस पे जो भी हमारी डेटिंग्स होती हैं, और जो भी इसके अलावा जो होता है, जैसे कि रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग और टाइम ऑफ ड्रिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें उसी के बेसिस पे निकाली जाती हैं, ठीक है। ऐसा हम बोल सकते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म के बेसिस पे ही ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके। उसके बाद क्या हमारे पास, द रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज कैलकुलेटेड ऑन 2 बेसिस। अब 2 बेसिस पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है, उसका रेट कैलकुलेट किया जाता है कि किस रेट से ये पर ईयर ग्रो कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द एज ऑफ आइसोक्रोन्स, देखो इसके बारे में मैं ना बताऊंगी एक अच्छे से, मतलब एक क्लियर वीडियो बना दूंगी इसका, ठीक है। अभी नॉर्मली ये क्या है, आइसोक्रोन्स आर दोज लाइंस विच ज्वाइन द पॉइंट ऑफ इक्वल डेट्स, ठीक है। ये क्या है, ऐसी लाइन्स है जो इक्वल डेट्स को ज्वाइन करती है ऑफ द मैग्नेटिक स्ट्रिप्स प्लेटेड ऑन द मैप, ठीक है। ये मैप की बात हो रही है, ठीक है। और मैप पे जब क्या होता है कि एक ही तरह की लाइन को, इक्वल डेट की लाइन को जो ज्वाइन करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोक्रोन्स, ठीक है, जो लाइन ज्वाइन करती है, ओके। ये चीज़ समझ में आ गया सबका। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 आइसोक्रोम्स, और 2 आइसोक्रोम्स के डिस्टेंस के बेसिस पे भी ये क्या करता है, हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग का रेट डिपेंड करता है, ओके। इसे हमें क्लियर एक अच्छे से वीडियो में क्लियर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये दोनों चीज़ों पे ये डिपेंड करता है इसका रेट। अब देखो जो पढ़ना है वो क्या हमारा, द अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन आर स्प्रेडिंग। अब इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन किस रेट से बढ़ रहे हैं पर ईयर, तो 1.0 और 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। अभी रिसेंट स्टडीज़ के द्वारा पता चला है कि मैक्सिमम जो बढ़ रहा है अटलांटिक ओशन वो 2 सेंटीमीटर पर ईयर, और जो इंडियन ओशन है वो 3 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा वो एक तरफ का होता है, ओके। जैसे कि ये हमारा दोनों तरफ बढ़ता है, तो ये सिर्फ एक तरफ का 2 सेंटीमीटर बताया गया है पर ईयर का। अगर हम दोनों का बात करें तो 2 कितना हो गया, 4 ईयर, 3 कितना हो गया, 6, मतलब टोटल एक्सपेंशन जो हो रहा है वो 6 पर ईयर, 6 सेंटीमीटर पर ईयर हो रहा है। और अटलांटिक ओशन का 2
टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। पैसिफिक ओशन का क्या है, एट द रेट ऑफ 6.0 सेंटीमीटर पर ईयर, मैक्सिमम कितना है 6 to 9 सेंटीमीटर, मैं लिखना भूल गई थी, तो 6 to 9 सेंटीमीटर पर ईयर पैसिफिक ओशन का, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ओके। और ये सेम चीज़ है कि एक तरफ से बढ़ता है उसको सिर्फ गिना जाता है, और अगर हम टोटल एक्सपेंशन निकालें तो दोनों तरफ का हम जोड़ करके निकालते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑलवेज मीन्स द रेट ऑफ एक्सपेंशन ओनली ऑन वन साइड, ठीक है, वन साइड की एक्सपेंशन को बताता है रेट, ठीक है, ऑफ द मिड ओशियनिक रीजेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज रिपोर्टेड टू बी 1.0 सेंटीमीटर पर ईयर, द टोटल स्प्रेडिंग ऑफ द कॉन्स्टेंट ओशन वुड बी 1 + 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। ये ओशनिक रीज के एक तरफ का ही रेटिंग बताता है, ठीक है। अगर टोटल एक्सपेंशन हमें निकालना है, टोटल रेट ऑफ एक्सपेंशन, तो वो दोनों तरफ के हमें जोड़ करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अब टोटल एक्सपेंशन अगर हम पैसिफिक का निकालें तो कितना था 6 to 9 था सेंटीमीटर पर ईयर, तो अब कितना हो जाएगा 6 2 = 12 और 9 2 = 18, ठीक है। तो अगर टोटल एक्सपेंशन हमें निकालना हो तो वो कितना होगा पैसिफिक ओशन का 12 to 18 सेंटीमीटर पर ईयर। इंडियन ओशन का कितना होगा 1.5 था, ठीक है। तो 1.5 और 3 सेंटीमीटर था, तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर ईयर और 6 सेंटीमीटर पर ईयर। अगर साउदर्न अटलांटिक ओशन का हमें पता चला 2 सेंटीमीटर पर ईयर है, तो टोटल एक्सपेंशन कितना होगा 4 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मतलब पीछे से कोई भी